नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इन एनटी पे। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो इतिहास है, जो भारतीय इतिहास है, जितने भी बीपीएससी एग्जाम होते हैं या बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है, चाहे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का हो या जो भी हो, तो उस एग्जाम में आपको इतिहास से जो है कम से कम 17 से 18% तक प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पिछले कई वर्षों का, पिछले आप 15 से 20 वर्षों का अगर उठा करके प्रश्न देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि 17 से 18% प्रश्न जो है इतिहास से पूछे जाते हैं। इतिहास के भी 3 खंड हैं, यानी कि आपको हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों में आपको प्राचीन भारत के इतिहास के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री, यानी इन 2 से ज्यादा प्रश्न रहते हैं और मेडाइवल हिस्ट्री से कम प्रश्न रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जो 100 प्रश्न आप इस पूरे सेशन को करने के बाद आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस प्रकार से बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछती है, कहां कहां से प्रश्न उठाती है, कैसा कैसा प्रश्न उठाती है, इन सभी चीजों का जो है सो अनुमान आपको लग पाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सभी मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर क्या है, देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों, आपको बताइए कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां से सबसे प्रथम जो है सो आपको साक्ष्य मिला था पशुपालन का और कृषि का। लेकिन उसी से सटा हुआ जो आपका दम्ब सादात है, दम्ब सादात, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दम्ब सादात से। ठीक है, ये देखिए आपको आपके सामने में है कि जो बीपीएससी है प्री एग्जामिनेशन 2018 में ये पूछा गया था 64th में। अब ये दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखिए, कैल्कोलिथिक युग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी आपको बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। कैल्कोलिथिक जो है ये आपको ताम्रपाषाण युग को कहते हैं, कैल्कोलिथिक। ठीक है, कैल्कोलिथिक याद रखिएगा, ताम्रपाषाण। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है। जो यानी हड़प्पा सभ्यता जिस समय में चल रही थी, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का जो बर्तन हुआ करता था उस पर कौन सा रंग था, तो याद रखिएगा लाल रंग था। कौन सा रंग था? लाल रंग। अगला प्रश्न देखिए कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। जो सिंधु सभ्यता है उसका जो है यानी कालखंड जो है वो किस में पड़ता है, क्या ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल या किसका, उत्तर ऐतिहासिक काल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कि आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, आप लोग जरा हमें कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट कीजिए तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 63 बीपीएससी में पूछा गया है प्री 2017। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो पक्की ईंट से बनी इमारत है। चूंकि फटाफट नहीं बताएंगे, चूंकि देखिए 100 प्रश्न कराने हैं तो थोड़ा सा तेजी में तो चलना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, पक्की ईंट से बनी इमारतें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जो 53वीं से 55वीं बीपीएससी एग्जाम हुई थी 2011 में, उसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह की अगर बात करें तो लोथल है। कौन सा? लोथल। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था? लोथल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल जो है प्राप्त हुआ है यह किस हड़प्पा कालीन स्थल से। ठीक है, किससे? तो ये आपको बनवाली से हुआ। कहां से? बनवाली। बनवाली से। कहां से? बनावली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। यानी कौन ऐसे लोग हैं जो हड़प्पा की खुदाई में या मोहनजोदड़ो की खुदाई, इन दोनों में, दोनों से संबंध नहीं रखते हैं। तो आपको बी.ए. स्मिथ जो है ये आपको हो जाएंगे। ठीक है, ये आर.डी. बनर्जी हैं, चाहे एम.एस. वत्स है या के.एन. दीक्षित, ये तीनों उससे संबंधित थे। तीनों मिलकर के यानी तीनों लोग जो है हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाए थे। लेकिन बी.ए. स्मिथ जो है ये भी देखिए आपको 56वीं से 59वीं बीपीएससी 2015 में यहां से प्रश्न पूछा गया था। देखिए, बोगज कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान रख लीजिएगा इसको और याद कर लीजिए एकदम। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगज कोई का महत्व क्यों है। देखिए, बोगज कोई स्थान है उसका जो महत्व है, वहां जो लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। यानी समझ लीजिए, ये वैदिक देवी और देवताओं का जो वर्णन मिलता है इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, यानी किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। जो पुरुषनी
नदी है, इस तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अब आपको पता है हमने इससे पहले भी 2 वीडियो बना रखे हैं, दोनों वीडियो अगर आप 2 नहीं 4 वीडियो हमने बना रखा है। तो 2 एंशियंट हिस्ट्री से पूरी तरीके से है और 2 धर्म से है, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आगे देखिएगा कितने प्रश्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पूछे गए, सारे पर आपको फोकस जरूर करना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उस वीडियो का यदि आप देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। अगर आप इसको देख लेते हैं तो पूरी तरीके से आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर भी कमांड हो जाएगा, कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए हम लोग प्रश्न पर हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो सोम को जो समर्पित है आपको, ये 9वां मंडल है ऋग्वेद में, यानी 10 मंडल है और 10 मंडल में आपको 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है और 10वां मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। अभी हमने देखा है तुरंत, अभी जस्ट आपने देखा ही है, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा देवता सोम को। इस पेय का नाम जो है नामकृत देवता। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोम, देवता सोम, याद रखिएगा। 9वां मंडल जहां भी आएगा सोम, 10वां मंडल पुरुष सूक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न जो हमारा क्या कहता है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया। लीजिए ये भी कोई पूछने की बात है क्या, नहीं। देखिए ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया, ऋग्वेद से। देखिए ये प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, कितना बार पूछा गया। 42वां में 1997 में, 47वां में 2005 में, 53वीं से 55वीं में जो 2011 में हुई है उसमें भी पूछा गया। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है, आपको हमने अभी जस्ट बताया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो भी वीडियो है उसको देख लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो वो आपको हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पर, कुंडग्राम में। कहाँ पर, वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, तो इस भी अगर जानना चाहेंगे तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जैन की मृत्यु यानी महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। तो ये पावापुरी में हुई थी। अपने जन्म देखा, जन्म कुंडग्राम में हुआ था और जन्म जो है सो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन मृत्यु की अगर बात करें तो 72 ईस्वी के बाद, ठीक है 70 यानी 72 वर्ष के बाद जो है उनकी मृत्यु हुई थी और वो हुआ था 468 ईसा पूर्व में। कहा, 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, और देखिए महावीर जैन के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। महावीर जैन जो महावीर स्वामी का जो है ये आपको जैन धर्म से संबंधित तो थे ही थे, लेकिन ये 24वें तीर्थंकर भी थे। कितने तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ठीक है, और आप लोग ये हमें कमेंट करके बताइए कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें तीर्थंकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। देखिए जमाली जो दामाद था, बेटी का नाम क्या था, अनुंजा प्रियदर्शनी। क्या था, अनुंजा प्रियदर्शनी था, अनुंजा प्रियदर्शनी, और दामाद का नाम जमाली। जमाली ही प्रथम शिष्य था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। देखिए पूर्वकालिक जैन ग्रंथ की अगर हम बात कर लें तो ये आपका 14 पूर्व जो है, 14 पूर्व ये आपका पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। देखिए जो धर्मचक्र प्रवर्तन है ये प्रथम उपदेश को कहा गया है। जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है और ये सारनाथ में हुआ था। कहाँ पर, सारनाथ में दिया था इन्होंने। ठीक है, महात्मा बुद्ध की अगर बात कर ले तो महात्मा बुद्ध का एक पुत्र था, उनका नाम था राहुल। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, यशोधरा, यशोधरा नाम था। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध की यानी बौद्ध की 4 संगीति हुई थी, उसको भी ध्यान रखिएगा एक एक करके एकदम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला देखिए, महात्मा बुद्ध जो कहा है ये महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महापरिनिर्वाण की अगर बात कर ले तो इनका जो ये कुशीनगर में हुआ था और चंदू नामक जो है व्यापारी था उनके द्वारा जो दूषित भोजन करा देने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये देखिए 47वें बीपीएससी 2005 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। अगर बात कर ले त्रिपिटक की तो त्रिपिटक आपको बौद्ध धर्म की है। ठीक है, त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं। ठीक है, जो विनय पिटक आते हैं, सूत पिटक आते हैं और अभिधम्म पिटक आता है। ठीक, तीनों पिटक आ जाते हैं इसमें।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अगर बात कर ले समान नहीं होने का, तो यह देखिए अहिंसा की बात है। तो अहिंसा दोनों जो है ये कह रहे थे कि अहिंसा नहीं, यानी हिंसा की बात न होना चाहिए, अहिंसा को मानने वाले दोनों के दोनों थे। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी दोनों की थी, बात सही है। आत्मदमन, ये जो है दोनों में समान नहीं था, आत्मदमन की बात दोनों नहीं कर रहे थे। अगला देखिए, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। देखिए अगर बात कर ले किस पीढ़ी का, तो ये पंचम पीढ़ी का है, क्योंकि पंचम पीढ़ी जो है बिहार सरकार के द्वारा इससे पहले जो यानी 48 से 52 बीपीएससी 2008 में हुई थी, उसमें जो है सो ये माना गया था कि पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ये जो बोधि वृक्ष है वो आपको इससे जो पहला वाला वृक्ष होगा वो नष्ट हो चुका है, दोबारा लगाया गया वो भी नष्ट हो गया, तिबारा लगाया गया वो भी नष्ट हो गया। इस तरह से लगाते लगाते इसे पंचम जो है सो पीढ़ी का माना गया है अभी जो वर्तमान में है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाओं का जो अगर बात करें तो ये आजीविकों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आजीविकों के द्वारा किया गया है बराबर की गुफाओं का उपयोग। देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल, याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन की? तो ये कौन के थे? बिंबिसार के पुत्र जो है वो थे कौन? तो आपको अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन। तो उदयन के द्वारा किया गया है पाटलिपुत्र की स्थापना। किसके द्वारा किया गया? देखिए 48 से 52 में पूछा भी गया यहाँ पर, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यानी किसने सर्वप्रथम? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना भी की और उसको राजधानी बनाया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अभी आपने देखा मखली गोसाल। देखिए 1994 में पूछा था, 39 में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली जो है उसमें वो पहला गणतंत्र है, विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है? तो वैशाली है। और ये किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपको लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा किया गया था। चलिए मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी की अगर बात कर लें तो ये आपको राजगृह या ग्रीवरज थी। कौन थी? ग्रीवरज। ये भी पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए, ग्रीवरज यानी राजगृह। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। क्या था? हर्यक। कौन सा था? हर्यक। हर्यक वंश को एक और नाम से जाना जाता है पितृहंता वंश। ठीक है, याद रखिएगा, पितृहंता वंश। अगला देखिए, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सेंड्रोकोटस से जो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई है वो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया आपको विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के माध्यम से की थी। अब देखिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही जो है सो अशोक के जो अभिलेख थे उसको पढ़ने का कार्य किया था। देखिए यूपी पीसीएस में भी पूछा गया 2008 में, 48 से 52 में पीसीएस में बीपीएससी में भी पूछा गया 2008 में। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किस पुस्तक का नाम? मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक जो लिखा गया उसका क्या नाम है? तो इंडिका है नाम। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका पूछेगा प्रश्न कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? तो मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका के लेखक कौन थे? तो वही बात है, मेगास्थनीज। रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए मेगास्थनीज किसका जो है सो दूत था? देखिए दूत, तो ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। और सेल्यूकस निकेटर की अगर बात कर ले तो ये आपको जो विश्व विजेता सिकंदर था, सिकंदर का ये भी एक राजदूत ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? यानी मौर्य सम्राट की अगर बात कर लें तो ये आपका हो जाएगा बृहद्रथ। कौन हो जाएगा? 48 से 52 में पूछी गई है। अंतिम सम्राट जो है वो बृहद्रथ था। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन प्रथम की अगर बात कर लें तो ये जो है आपका जूनागढ़ अभिलेख में है। जूनागढ़ अभिलेख पूछेगा किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन प्रथम से। 53वीं से 55वीं में ये पूछा भी गया है। फिर देखिए निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? अगर बात कर लें जैन धर्म के प्रति झुकाव का तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलिंग नरेश खारवेल। कौन हो जाएगा? कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस चीज से था? यानी किससे था? ठीक है, किससे था? तो ये भी आपका हो जाएगा महामेघवाहन वंश से। महामेघवाहन वंश से ये था कौन? कलिंग नरेश खारवेल।
आगे देखिए, ये भी पूछा गया है, देख लीजिए 60 से 62वीं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को, किसको? ये भी पूछा गया, देखिए समुद्रगुप्त को। अगला देखिए, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था, हून को पराजित करने वाला कौन था? तो हून को पराजित करने वाला आपको स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कहता है अप्रहत किसको कहा गया? देखिए बिना जोती हुई जितने भी जंगली जमीन होते हैं उसको अप्रहत कहा गया। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी, यानी कितने ईस्वी से कितने ईस्वी के बीच जो है चीनी यात्री संगयुन जो है इन्होंने भारत की यात्रा की थी? ये आपका 515 से 520 ईसा हो जाएगा, ईस्वी हो जाएगा, यानी 5 वर्ष इन्होंने भारत की यात्रा की थी, 515 से 520। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? कौन से चीनी यात्री हैं जो भारत की यात्रा की थी हर्षवर्धन के शासनकाल के समय? हुएनसांग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हुएनसांग। देखिए ये भी पूछा गया है। कल्हन कह पुस्तक का नाम क्या है? देखिए राजतरंगिनी। राजतरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन कह है। ये 53वीं से 55वीं में ये भी पूछा गया है। देखिए उदंतपुरी शिक्षा केंद्र इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? अगर बात कर ले उदंतपुरी की तो ये आपको बिहार में ही स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है। बीपीएससी ये देखिए 2016 में पूछा गया है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्नाट वंश के संस्थापक आपको नान्यदेव हैं। कौन है? ये भी बिहार से ही संबंधित है। ये आपको दरभंगा क्षेत्र की ओर जाइएगा तो दरभंगा क्षेत्र की ओर ये आपका आ जाता है कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? तो हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह थे कर्नाट वंश का अंतिम शासक। आगे देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? यानी किस काल में? ऋग्वैदिक काल हो, उत्तर वैदिक काल हो, उत्तर गुप्त काल हो, या आपको धर्मशास्त्र के समय हो, तो किस समय में आपको अछूत की जो अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय। जिस समय धर्म का शास्त्र किया जाता है, यानी धर्मशास्त्र जो होती है, तो धर्मशास्त्र का जो काल चल रहा था उस समय में पूरी तरीके से अछूत की जो है बातें सामने स्पष्ट थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बौद्ध सभा हुई थी वो 4 बार हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। ठीक है, ये आपको 4 बार हुई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी वो आपको कहाँ की गई थी? कश्मीर में की गई थी। ठीक है, कश्मीर में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ना वो आपको राजगीर में हुई थी। राजगीर ही कहलाता है, राजगीर में। देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख दिया गया है। ए और 2 के बीच जो है इनका सुमेलित करना है। तो बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन जो है ये आपको सारनाथ में दिए थे और निधन जो है कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा ही बीपीएससी एग्जाम एग्जाम में पूछी भी जाती है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही तो हो जाएगा। बोध गया जो है वो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद से ही बोध गया कहलाया है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। अगला देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान राजा के युग में दिया गया था। किस राजा के युग में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को क्या दिया गया था? तो देवता का पूरी तरीके से दर्जा दिया गया था। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की अगर बात कर लें तो वो वैशाली में ही थी। कहाँ पर थी? वैशाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो मुगल चित्रकला जो है वो आपको 56 नंबर क्वेश्चन है, यानी जहांगीर के शासनकाल में पूरी तरीके से शीर्ष बिंदु पर थी।
ठीक है, कहाँ थी, शीर्ष बिंदु पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कौन यानी किस जो है सो पुस्तक में 16 महाजनपदों की पूरी तरीके से सूची उपलब्ध कराई गई है? आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में भारत में 16 जनपद थे, उसके बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन 58 नंबर मेरा कहता है, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अगर बात कर ले तो गुप्त युग में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त थे। ये गुप्त युगीन यानी गुप्त युग में ही स्थापना इसकी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 59 देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की तो ये आपको जो है पूरी तरीके से बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत में वंशवादारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? यानी वंशवादारी प्रथा जो है ये किस लिए लागू की गई थी? तो ये आपको पूरी तरीके से सैनिकों की सुगमता हेतु, सुगमता से भर्ती हेतु, सैनिक की सुगमता से भर्ती की जा सके इसलिए वंशवादारी प्रथा लागू की गई थी। नीचे दी गई दो वक्तव्य यानी दो वक्तव्य दिया गया, देखिए दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविद्यालय का यानी महाविहार का पतन हो जाएगा। और यहाँ लिखकर महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। देखेंगे आप ध्यान से, तो कहता है कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में चर्चा की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो आपको गुप्त युग में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 59, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो आपको बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत में वंशवादारी प्रथा व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो वंशवादारी प्रथा जो लगाया गया था मध्यकालीन भारत में सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, यानी सैनिकों की कमी जो थी उसकी भरपाई नहीं हो पा रही थी, इसीलिए जो है सो ये प्रथा लगाई गई थी। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन की जो के बारे में आपको ध्यान से सोचना है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, यानी 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार खत्म हो गया यानी पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। देखिए दोनों कथन जो है सो बिल्कुल सत्य है, लेकिन पहली कथन जो है दूसरी कथन की व्याख्या नहीं करती है, इसलिए इसका आंसर वही हो जाएगा जो पहली कथन दूसरी कथन को की व्याख्या नहीं करता है। अगला देखिए कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम जो है सो आपका ये ईसवी पूर्व जो 6ठी शताब्दी थी उस समय प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो गया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो गया था। 63 देखिए, नीचे दिए गए दो वाक्य दिया गया है जो 12वीं शताब्दी के अंत तक वही चीज़ देखिए एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। देखिए नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के का शासन हुआ? तो एकदम क्लियर है कि नंद वंश में जो अंतिम शासक था वो घनानंद था, और घनानंद जो है इतने मदमस्त व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी तरीके से राजकाज को ही समाप्त होने दिया, यानी लेकिन अपने वो मस्ती को नहीं छोड़ा था। इसीलिए इसी मतलब के दौरान जो है उनको चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे, और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सिखा पकड़ करके घसीट करके कहा था कि तुम जाओ, तुम्हारी बातों को हमें नहीं मानना है। तो वहीं से उन्होंने कसम खा करके और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्या कहता है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ था? देखिए नंद वंश के जो अंतिम शासक थे यानी कि कौन थे, वो आपको घनानंद थे, और घनानंद इतने मदमस्त व्यक्ति थे, घनानंद इतने मदमस्त व्यक्ति थे कि राजकाज में क्या हो रहा है, हमारा जितने भी प्रजा है वो सुखी है या दुखी है इससे कोई लेना देना नहीं था, खाली भोग विलास में पूरी तरीके से ये लगा हुआ था। और जब जो समस्याएं थी उधर से क्या कहते हैं सिकंदर पूरी तरीके से चढ़ाई करता हुआ आ रहा था भारत पर, और इसी बात को लेकर के चाणक्य इनके पास आए थे घनानंद के पास, और इन्होंने कहा था, आगाह किया था कि अगर आप नहीं संभलेंगे तो मगध का विनाश हो जाएगा। तो इसने क्या किया था, घनानंद ने चोटी पकड़ करके सिखा पकड़ करके घसीट दिया था। वहीं पर चाणक्य ने क्या किया था कि पूरी तरीके से चाणक्य एकदम शपथ ले लिए थे कि जब तक हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे तब तक हम चैन का नींद नहीं लेंगे।
मिलेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने तैयार किया था, वहीं से मौर्य वंश की नींव पड़ी थी। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह क्या है, यानी आपका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त ने जो पुस्तक लिखी थी, विशाख दत्त के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है, उसी पुस्तक में पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप के बारे में वर्णन किया गया है। किस मगध यानी इनमें से कौन मगध का कौन सा राजा सिकंदर के जो है सो समकालीन था, तो वही कौन हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। घनानंद ही समकालीन था। अभी आपको कहानी हम इससे पहले सुनाए ही हैं, देख लीजिए अगला। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है मुख्यतः किस चीज से बना हुआ है, तो ये आपका जो पटना में स्थित है चंद्रगुप्त मौर्य का महल, वो आपको लकड़ी का बना हुआ है। किस चीज का है, लकड़ी का बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, लकड़ी का। देखिए अष्टप्रधान किसके शासनकाल में रहते थे, तो अष्टप्रधान जो है आपको शिवाजी के शासनकाल में रहते थे अष्टप्रधान। किसके, नवरत्न की अगर बात हो जाए तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, कौन से मौर्य राजा ऐसे थे जिन्होंने दक्कन पर जो है विजय प्राप्त की थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ही। चंद्रगुप्त पूरी तरीके से पूरा दक्षिण उत्तर चारों तरफ इन्होंने जीत लिया था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यानी किस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ उत्तर भारत नहीं पूरे पश्चिम भारत तक जो है ये अपनी सीमा को फैला चुके थे, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है उससे प्रमाणित होता है। अगला देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, यानी ये चार ऑप्शन आपके सामने है, अफगानिस्तान है, बिहार है, श्रीलंका है और कलिंग है। इसमें से कौन सा ऐसा राज्य था जो शामिल नहीं था, तो ये श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 हमारा क्या कहता है, देखिए 72 कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, देखिए कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेख में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो प्राकृत भाषा है। कौन सा भाषा है, प्राकृत भाषा है। 74 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, तो दाहिने से बाईं की अगर बात कर लें तो ये आपका खरोष्टी लिपि हो जाएगा। कौन सी लिपि हो जाएगी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है वो दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, देखिए 75 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखिए पूछा गया 63 बीपीएससी में, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। देखिए राजा के प्रति वफादारी भी था, शांति और अहिंसा भी था, और ये धार्मिक सहनशीलता भी था, बड़ों का सम्मान भी करना था। तो कुल मिलाकर के अगर बात कर लें तो इनमें सही सभी हो जाएगा, यानी ई ऑप्शन हो जाएगा 75 का। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन सही जब ये है तो आपको ई लगा देना है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, यानी कौन किस में जो है आपको अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बोला था, ये हो जाएगा भाब्रू स्तंभ में। कहाँ पर, भाब्रू स्तंभ में। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, अशोक का जो नाम है वो पूरी तरीके से अधिकांश चीज़ों में प्रियदर्शी दिखता है। ठीक है, शिलालेख में खास करके क्या दिखता है, प्रियदर्शी। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, कौटिल्य के जो असली मतलब जो अर्थशास्त्र जो है यानी चाणक्य के द्वारा जो लिखित अर्थशास्त्र है उसमें सबसे ज़्यादा अगर डाला गया है तो वो आपको राजनीतिक नीतियों पर डाली गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रकाश राजनीतिक पर डाला गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो अभी अभी आपने देखा किस विषय पर है, तो राजनीति पर है। और राजनीति का मतलब क्या हो गया पूरी तरीके से, यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और आवास, विदेश नीति, धन संचय। ठीक है, क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, तो मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका पुस्तक भी लिखी थी, इन्होंने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में, 7 भागों में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक जो है
इंडिका में। अभी अभी हमने आपको पहले भी बताया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका जो है, इसमें आपको पूरी तरीके से भारतीय समाज को यानी मौर्य समाज को 7 भागों में विभाजित किया हुआ है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रन, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रन सी किसने लिखी है? तो ये आपको पेरिपल्स जो है ये स्ट्रेबो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? स्ट्रेबो के द्वारा। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 नंबर कहता है कि पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको किसी के द्वारा नहीं, इनमें से किसी के द्वारा नहीं लिखी गई है। इनका ये जो लिखा गया आपको, यानी जो वी एच सॉप नाम है उनका, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया। वी एच सॉप उनके द्वारा लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन काल का वर्णन उपलब्ध है, यानी प्रशासन का जो वर्णन उपलब्ध है वो आपका इंडिका से ही उपलब्ध है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये भी आपको पता ही है कि किसने राजधानी बनाई थी। तो जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके द्वारा ही सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा की अगर बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो है ये बीम कडफिसिस जो था उन्होंने चलाया था। कौन? बीम कडफिसिस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली है, यानी कला की जो गंधार शैली है वो किसके शासनकाल में, यानी किसके समय में फली फूली है? तो ये आपका हो जाएगा कुषाणों के समय में। कुषाणों के समय में गंधार शैली पूरी तरीके से फल फूल रही थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया है? तो शुंग वंश के बाद अगर बात कर लें तो ये आपको कण्वा वंश यानी कण्व वंश जिसको कहते हैं, उन्होंने पूरी तरीके से राज किया है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खारवेल का नाम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? हाथी गुफा लेख से। किस चीज़ से? हाथी गुफा लेख से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यानी नगर जो थे उसका धीरे धीरे मतलब क्रमागत रूप से पूरी तरीके से, ठीक है, किस काल की महत्वपूर्ण, ये पूरी तरीका से जो क्या हो गया वो पतन हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है इसमें कि ये किस काल से संबंधित था? तो गुप्त काल की। किसकी? गुप्त काल की। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए, ठीक है, उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? यानी हो जाएगा आपका कल्याण। क्या हो जाएगा? एक कल्याण। कौन सा बंदरगाह? तो कल्याण बंदरगाह है जो उच्चतर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सबसे ज्यादा कौन दिया था? तो गुप्त वंश के समय में, जो गुप्त वंश का शासन काल था, गुप्त वंश का समय था, उस समय में मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? जो भूमि में जो उपजाने के बाद जो कुछ कर था उसको जो भेजा जाता था वो कौन सा था कर? कितना कर था? तो ये आपका जो उपज का छठा भाग यानी 1/6 भाग, ठीक है। 1 कुंटल अनाज हुआ तो लगभग 16 साढ़े 16 kg लेने के लिए आ जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय की अगर बात कर लें तो गुप्त की देन अधिक थी, गुप्त की। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन एवं सूर्यास्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। किसने कहा था? आर्यभट्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, उसके बाद सौमिला, सौनक, शूद्रक। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, अगला देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री जो हुएनसांग थे उन्होंने जो है आपको नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था। देखिए हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? अगर बात करें सबसे प्रसिद्ध तो मथुरा था जो सूती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था।
कविबान निवासी था। जो कविबान थे वो कहाँ के निवासी थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, पटना। चलिए 99, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण लगभग किया था। किस ईस्वी में इत सिंह ने किया था? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 405 भी नहीं, 635 भी नहीं, 637 भी नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जो फहियान है वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इन्होंने क्या किया था, आकर के और उनके शासनकाल में यहाँ पर भ्रमण किए थे। चलिए साथियों, शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये टॉप 100 क्वेश्चन थे। वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।